हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। ठीक है, ये हमारा पार्ट 16 है। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, आपने नाम सुना ही होगा। वो एक समय दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी, उन्होंने क्या देखा, उनके जीवन में क्या बदलाव आया, कैसी कैसी मोड़ आई, इसके बारे में इस पाठ में वर्णन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। हमारा पहले देखिए, आपको इसमें साफ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, भारत को अंग्रेजी दमनकारी शासन से मुक्ति दिलाने वाले नेताओं में महात्मा गांधी का नाम अग्रणी है। कहने का मतलब क्या हुआ, भारत यानी कि हमारा देश और हम भारतीय अंग्रेजों के अधीन थे, ये बात आप लोगों को मालूम ही है। और उनकी दमनकारी शासन से हमें मुक्ति कब मिली थी? जो आप लोग झंडा फहराते हो ना, कब? 15 अगस्त 1947। उसके पहले हम लोग क्या थे? अंग्रेजों के अधीन थे, उनके शासन के अधीन थे और वे हम पर दमनकारी नीति से शासन करते थे। तो हम आज़ाद कैसे हुए? बहुत आसानी से नहीं हुए, इसके लिए बहुत लंबी संघर्ष करनी पड़ी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे नेता लोग शामिल हुए थे, जिसमें महात्मा गांधी का नाम भी आदरपूर्वक लिया जाता है। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में 1869 में हुआ था। इंग्लैंड से बैरिस्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात भारत लौटकर वे वकालत करने लगे। इसी दौरान उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ के भारतीयों के लिए आंदोलन चलाया। अब कौन सा आंदोलन चलाया, कैसा चलाया, क्या किया, क्यों गए थे, इसके बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। पोरबंदर गुजरात के एक धनी व्यवसायी दादा अब्दुल्ला सेठ के कुछ मुकदमे दक्षिण अफ्रीका में चल रहे थे। क्या समझे हम लोग? पोरबंदर जो है गुजरात में है, गुजरात का एक स्थान है पोरबंदर। वहाँ के एक धनी व्यवसायी अर्थात बिजनेसमैन कह सकते हो आप। ठीक है, तो उनका कुछ मुकदमा चल रहा था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। उन मुकदमों की पैरवी करने के लिए अब्दुल्ला सेठ गांधी जी को मई 1893 में दक्षिण अफ्रीका ले गए। वहाँ भारतीयों की दुर्दशा देखकर गांधी जी उनके उद्धार के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन बिल्कुल नए ढंग का था। इस आंदोलन का नाम उन्होंने सत्याग्रह रखा। तो क्या समझे हम लोग कि दादा अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे की पैरवी के लिए वे उनके साथ गए। कौन गए? गांधी जी गए। कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए? मई 1893 में गए। वहां जाकर उन्होंने क्या देखा? भारतीयों की दुर्दशा देखी। दुर्दशा मतलब उनकी स्थिति वहां बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो गांधी जी ने उनके कल्याण के लिए यानी कि उनके उद्धार के लिए एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन का नाम था सत्याग्रह, यानी कि सत्य के लिए आग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। ठीक है, इसके बाद देखिए, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी के जीवन को एक नया मोड़ प्रदान किया था। 23 वर्ष की उम्र में वह डरबन पहुंचे। इससे पहले वह बड़े शर्मीले और संकोची स्वभाव के थे। दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर पैर रखते ही उन्होंने देखा कि भारतीयों और काले लोगों को गोरे लोग बहुत नीची निगाह से देखते थे। भारतीयों को वहाँ के गोरे लोग कुली कहते थे। तो इस अंतरा से हमने क्या समझा कि दक्षिण अफ्रीका में का जो सफ़र था वो गांधी जी के जीवन को एक नया मोड़ प्रदान किया। नया मोड़ प्रदान किया मतलब वो जैसे थे बिल्कुल वैसे नहीं रहे, उनके ज़िंदगी में बदलाव आया। इसके पहले वे बहुत शर्मीले और संकोची स्वभाव के थे। शर्मीले अर्थात जैसे मान लीजिए किसी से अचानक किसी अनजान व्यक्ति से बात करना पड़ा तो थोड़ा सा शर्मा जाना, हिचकिचाना, या फिर किसी बात पर सोचना कि अगला क्या सोचेगा, थोड़ा संकोची टाइप के वो थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो इन सब स्वभाव में बदलाव आ गया। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि भारतीयों को वहाँ के लोग, वहाँ के गोरे लोग बहुत नीची निगाह से देखते थे। नीची निगाह अर्थात उन्हें हीन दृष्टि से देखना, उन्हें बहुत नीचा समझना। और वहाँ के गोरे लोग उन्हें क्या कहते थे? कूली कहते थे। ठीक है, तो इससे गांधी जी बहुत ही अब अंतरात्मा से दुखी मानिए, या फिर जैसे कहिए उनको दुख हुआ, या फिर उन्हें क्रोध आया, जैसे भी हो उनके ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव आया। उन्हें इस स्थिति से समझौता बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वहाँ वे उसके लिए एक नया टाइप का, एक नए तरह का आंदोलन चलाए।
ठीक है। इसके आगे क्या है देखिए, गांधी जी डरबन एक मुकदमे की पैरवी करने गए थे। डरबन पहुंचने के तीसरे दिन, अब मुकदमे की पैरवी के लिए क्या था, तो पहुंचते के साथ तो मुकदमा होगा नहीं, पहुंचे 2 दिन ठहरे, तीसरा दिन मुकदमा था। तो तीसरे दिन जब वो वहां की अदालत में गए तो मजिस्ट्रेट ने उनको अपनी पगड़ी उतारने को कहा। क्यों कहा? क्योंकि वहां का यही सिस्टम था कि अदालत के नियम के अंतर्गत इस नियम को शामिल किया, नियम बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति वहां पर पगड़ी लगाकर नहीं आ सकता है, उन्हें नंगा मस्तक में आना पड़ेगा, क्योंकि पगड़ी लोगों की शान होती है। ठीक है, और पगड़ी भारतीयों की शान थी, और वहाँ शान दिखाना तो था नहीं, क्योंकि उन्हें तो कुली माना जाता था, तो इसी वजह उन्हें तो नीची निगाह से देखा जाता था, इसीलिए उन्हें पगड़ी को उतारने को कहा गया। जो बात गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, यानी कि यह बात उन्हें बहुत चुभी। उन्होंने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया और क्या किया, अदालत से बाहर निकल गए। अब गांधी जी के मन में बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई। दुविधा मतलब क्या हो गया, वो समझ नहीं पा रहे थे। क्या समझ नहीं पा रहे थे? दुविधा मतलब दो स्थिति में फंस जाना, कि ये काम करूं या ये काम करूं। तो वे विचार करने लगे कि इस देश को छोड़कर चला जाऊं या फिर यहीं रहकर भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ूं। यह उनका नहीं बल्कि उनके देश के सम्मान का प्रश्न था। अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि यहीं रहकर अपने देशवासियों के अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी के भावी जीवन की दिशा निश्चित हो गई कि अब उनको करना क्या है। पहले तो वो बड़ा वकालत कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपने देशवासियों की स्थिति को सुधारना उन्हें ज़्यादा जरूरी लगा। गांधी जी अपनी यात्रा की दूसरी मंजिल, अब ये तो हो गई ट्रेन वाली बात, रेल वाली बात। इसके बाद गांधी जी को अपनी यात्रा की दूसरी मंजिल घोड़ा गाड़ी से तय करनी थी। उन्हें बग्घी के अंदर बैठने नहीं दिया गया। घोड़ा गाड़ी में होता क्या है ना, घोड़ा के ऊपर में जो बग्घी जैसा बंधा होता है, तो उसके अंदर उन्हें नहीं बैठने दिया गया। तो कहाँ बैठने को कहा गया? जहाँ वो क्या कहते हैं उसको, पावदानी होता है ना, जो पायदान जिसमें मतलब कि पैर रखा जाता है, कुछ बिछा टाइप का होता था घोड़ा गाड़ी में पहले। तो उन्हें बग्घे के अंदर नहीं बैठने दिया गया, वह बग्घे के कोचवान की बगल में बैठे। और थोड़ी देर बाद एक गोरे यात्री ने उनसे कहा, सीट छोड़कर नीचे पायदान पर बिछे बोरे के ऊपर जाकर बैठो। गांधी जी ने सीट छोड़कर नीचे बैठने से इनकार कर दिया। इस पर पता है क्या हुआ, गोरों ने उन्हें बहुत पीटा। गोरे मीन्स अंग्रेज। तो गोरों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा। शहर पहुंचकर गांधी जी ने एक होटल में कमरा लेना चाहा, किंतु गोरे होटल में उन्हें ठहरने की जगह नहीं मिली। मतलब जो भी होटल में जा रहे हैं वो गोरे लोगों, गोरा का होटल था, यानी कि अंग्रेजों का होटल था, तो उन्हें ठहरने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, यानी कि उन्हें जगह नहीं दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि जगह नहीं था लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। उन्होंने वह रात एक भारतीय मित्र की दुकान में गुजारी। एक दुकान था, और वो दुकान क्या था, किसी भारतीय का था, और भारतीयों का दिल तो होता ही है वैसा, तो वहाँ उन्हें जगह मिल गया। इस मित्र ने सारी बात सुनकर सहानुभूति तो प्रकट की। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि गांधी जी ने अपने साथ घटी सारी घटनाओं को उस भारतीय मित्र को बताया। किस भारतीय मित्र को? जिसके दुकान में वो ठहरे थे। तो उस भारतीय ने सहानुभूति तो प्रकट की कि हाँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, सचमुच ये सब गलत है, ठीक है, इस तरह की बात तो की, लेकिन इस पर उसे तनिक भी आश्चर्य या क्षोभ नहीं हुआ कि हाँ ऐसा नहीं क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये सब उनके लिए साधारण सी बात हो गई थी, क्योंकि यह दिनचर्या बन चुकी थी, हर दिन का घटना तो यही था। ही हुआ, ऐसी घटनाएं तो उस देश में रोज ही होती रहती थी। गांधी जी को ऐसा लगा कि ये सब क्या हो रहा है, अजीब हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को तो इसकी आदत पड़ चुकी थी, तो इसीलिए उन्हें कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो हर दिन इस तरह की घटनाओं के आदी हो चुके थे, हर दिन सुनते थे, हर दिन झेलते थे। वहाँ के रहने वाले भारतीय इस प्रकार के दुर्व्यवहार के अभ्यस्त हो गए थे। वे तो दक्षिण अफ्रीका में रुपया कमाने के लिए आए थे और मान सम्मान की परवाह नहीं करते थे। यानी कि भारतीय जो दक्षिण अफ्रीका में थे वो क्यों थे, कुछ ना कुछ काम करने गए थे, अपनी रोजी रोटी के लिए गए थे, दो पैसे के लिए गए थे, तो अपनी काम सारे लोग करते थे, लेकिन वो ये नहीं कभी सपने में भी नहीं सोचते थे कि हमें कोई सम्मान करेगा, हमारी इज्जत करेगा, क्योंकि उन्हें तो
इस तरह की दुर्व्यवहार की, गलत व्यवहार की उनकी आदत पड़ चुकी थी, इसलिए वे इस तरह की बातों की परवाह ही नहीं करते थे। अरे जो हुआ होने दो, ठीक है। गांधी जी भारतीयों की इस कायरता से बिल्कुल विस्मित और दुखी हुए। गांधी जी को क्या लगा कि भारतीय कमजोर हैं, कायर हैं, आखिर इसीलिए तो इस तरह की बातों को सहते हैं। तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। कुछ ही दिनों के अंदर गांधी जी को यह भी पता चला कि वहां भारतीयों को सड़क की पटरी पर चलने की अनुमति नहीं है। वे रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, ट्राम गाड़ी में आगे की सीटों पर नहीं बैठ सकते थे। भारतीयों के रहने के लिए अलग खुली बस्तियां थी। कहने का मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे गांधी जी की जब वहाँ समय ज़्यादा बीतने लगा तो उन्हें वहाँ के बारे में और ज़्यादा कुछ पता चलने लगा। क्या पता चला कि भारतीयों को सड़क की पटरी पर चलने की अनुमति, बीच सड़क में वो नहीं चल सकते हैं, वो बिल्कुल किनारे चलेंगे एक अछूत के तरह, और रात के अगर 9 बज गए उसके बाद वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और गाड़ी के सीट पर वो नहीं बैठ सकते हैं, उन्हें नीचे बैठना है। और उन भारतीयों के रहने, वो कहीं भी दक्षिण अफ्रीका में कहीं पर भी नहीं रह सकते हैं। कहने का मतलब कि उनके लिए अलग बस्ती थी, उसी बस्ती में, जैसे काले लोगों की बस्ती के नाम से उसको लोगों ने ऐसा नाम दे दिया, और उसी खुली बस्तियों में रहते थे, वो अच्छे जगह पर नहीं रह सकते थे। इस तरह का सिस्टम वहाँ बनाया गया था। गांधी जी को एक बार एक पहरेदार ने धक्का मारकर पटरी से नीचे धकेल दिया। गोरे उन्हें कुली बैरिस्टर कहते थे, क्योंकि देखो साधारण भारतीयों को तो कुली कहते थे, अब वो तो बैरिस्टर थे, इसीलिए उनका नाम कुली बैरिस्टर रख दिया गया। गांधी जी के कुछ गोरे मित्र उनको कुछ विशेष सुविधाएं दिलवाना चाहते थे। मतलब कहने का मतलब गोरे मित्र, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर गोरे बुरे नहीं थे, ठीक है, कुछ अच्छे भी थे और कुछ गांधी जी के मित्र भी थे। तो एक होता है ना जान पहचान वाली बात, तो जो उनके गोरे मित्र थे वो गांधी जी को सुविधाएं दिलवाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इसे मंजूर नहीं किया, इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि अगर सुविधा मिलती भी तो सिर्फ गांधी जी को मिलती, अकेले को, सारे भारतीयों को तो नहीं मिलती। तो गांधी जी की लड़ाई तो भारतीयों के लिए थी, अपने देश के सम्मान के लिए था। तो वे व्यक्तिगत तौर पर खुद खासम खास सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लेने को तैयार नहीं थे। वह तो रंग भेद को खत्म करना चाहते थे, यानी कि गोरे काले के भेद को ही उन्हें समाप्त करना था, ताकि सभी के साथ बराबरी का बर्ताव हो सके, न कि सिर्फ अपने लिए उन्हें कुछ चाहिए था। दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष तक रहकर गांधी जी ने इस प्रकार के कानूनों का विरोध करने में भारतीयों का नेतृत्व किया। यानी कि 20 वर्ष तक उन्होंने वहाँ वास किया, रहा, और वहाँ जितने भी प्रकार के घटिया कानून थे जो भारतीयों को परेशान करने वाले थे उसका विरोध किए, और बाकी भारतीयों को भी उन्होंने एकत्रित किया और सबका नेतृत्व किया। कुछ ऐसे ही कुछ अन्य कानून थे। एक कानून था जिसके अंतर्गत प्रत्येक वयस्क भारतीय को 40 रुपये वार्षिक चंदा अदा करना पड़ता था। मतलब अगर वो वयस्क हो गया है, ठीक है, तो उसको चंदा देना पड़ता था। कितना? 40 रुपये का। दूसरे कानून के अनुसार भारत में हुए भारतीयों के विवाह नाजायज करार दे दिए गए। दूसरा कानून के अनुसार क्या हुआ, अगर कोई भारतीय दक्षिण अफ्रीका में है और अगर उसके भारत में से अगर वो विवाह करके गया है तो वो विवाह को नाजायज करार दिया गया कि ये जायज़ नहीं है, ये सही नहीं है। एक अन्य कानून के अनुसार प्रत्येक भारतीय को अपने पास अपनी 10 उंगलियों के निशान वाला एक प्रमाण पत्र रखना पड़ता था। जैसे अभी अपने घर में लोग रखते हैं ना, आधार कार्ड रखते हैं, ठीक है, तो उसी तरह एक प्रमाण पत्र रखना पड़ता था जिसमें उसके 10 उंगलियों के निशान होने चाहिए, एक हाथ के 5, दूसरे हाथ के 5। गांधी जी ने इन कानूनों के विरुद्ध सैकड़ों पत्र लिखकर भेजे और 20 अधिकारियों से खुद जाकर मिले। उन्होंने जनजागरण के लिए अखबारों में लेख लिखे तथा सभाएं की। जब इनसे उन पर कोई असर नहीं पड़ा तो उन्होंने सत्याग्रह, अन्याय का अहिंसात्मक प्रतिरोध का एक नया शस्त्र इजाद किया। यानी कि कहने का मतलब हुआ उन्होंने पहले तो बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारे पत्र लिखे, उसके बाद बहुत अधिकारियों से जाकर मिले, और जन जागरण के लिए अखबारों में, यानी कि जो न्यूज़पेपर आता है अखबार, उसमें भी उन्होंने लेख लिखे, सभाएं की, यानी कि लोगों को एकत्रित किया, गोष्ठियां की, बातचीत की, बहुत सारी कोशिश उन्होंने किया, लेकिन कहीं कोई असर नहीं पड़ा। तब सबसे अंत में उन्होंने एक आंदोलन चलाया
अन्याय का अहिंसात्मक प्रतिरोध जिसका नाम सत्याग्रह रखा गया। नया शस्त्र इजाद किया यानी कि आंदोलन किया जिसका नाम रखा गया सत्याग्रह। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों से कहा कि आप लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है कि 2-4 दिन में, 2-4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में आपको अपना सम्मान मिले। ये लड़ाई लंबी चलेगी और आपको तैयार भी होना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? उंगलियों की छाप देने से इनकार करें। कोई भी आपको कहे कि अपना उंगलियों का निशान यहाँ लगाओ, तो आपको कसम खाना है कि हम हरगिज उंगलियों की छाप नहीं देंगे। सरकार जो भी दंड दे उसे भुगते, क्योंकि जब हम किसी काम से इनकार करेंगे तो क्या होगा? गोरा सरकार जो है वो हमें सजा देगी, तो मंजूर कर लो ना सजा को, लेकिन उसको हावी मत होने दो अपने ऊपर, अपना सिर नहीं झुकाएं। गांधी जी की अहिंसक सेना ने पूरी तरह से अहिंसा का पालन करते हुए अन्याय से लड़ने का संकल्प ले लिया। में धन के लिए अपीलें निकाली गई। औरतों ने अपनी चूड़ियां और कानों की बालियां दे दी। उस समय के लोग में थोड़ा सा होता था, जैसे सोना चांदी के गहने वगैरह जो भी होते थे, तो औरतों ने वो सारे दे दिए। क्या दी? हाथों की चूड़ियां दे दी, किसी की कान की बालियां दे दी, किसी का मंगलसूत्र दे दिया, किसी के अंगूठी, मैंने जो है वही लोग दान करना शुरू कर दिए। धनवानों ने हजारों रुपया दान किया, क्योंकि धनवानों के पास पैसा होता है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भिक्षा की झोली लेकर चंदा जमा करके गांधी जी को भेजा। ये सब कौन थे? ये सब भारत में रहने वाले भारतीय, वो उन्होंने भेजा गांधी जी को। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भिक्षा जमा किया, झोली लेकर उन्होंने देश भर में भिक्षा अदा किया और उस चंदा को गांधी जी के लिए भेजा। अंत में यह लंबी और कठिन लड़ाई समाप्त हुई और भारतीयों के अनुकूल एक समझौता हुआ। आत्मसम्मान पर आंच न आती हो, ऐसे समझौते के लिए गांधी जी हमेशा तैयार रहते थे। तो इसके साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। आपको इसके अगले वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।